ये कार्य किसी यादव जज ने क्यों किया, और वो भी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद अदालत से। यादव समाज के लोग इसके बारे में आगे आके कुछ नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति के समर्थन में किसी यादव से ही ये कहलवाने का काम आरएसएस की गंदी घिनौनी राजनीति का एक हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद जो है उसकी जो संरचना है और जो उसकी एक्टिविटीज़ है पूरी तरीके से एक आतंकवादी संगठन की जो डेफिनेशन होती है ना उसमें 100% फिट बैठती है। ऐसे संगठन के प्रोग्राम में एक हाईकोर्ट के जज साहब जाएं तो वो खुद भी आतंकवादी घटना में लिप्त हैं कि फंक्शन में आपको गेस्ट के रूप में बुलवाया जाए तो आप उस संगठन का समर्थन तो करते ही और उसके बारे में एडवोकेसी भी करते हो। एक आतंकवादी घटना को भी अंजाम यादव साहब ने दिया है। शायद वो जज होने के बावजूद भी इसको महसूस नहीं कर रहे। ये उन्होंने जानबूझ के किया। उनको भी पता है वो गलत बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोलनी है। पिछले कई सालों से जुडिशियरी को लेकर कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं। अभी हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश के एक जज ने, हाईकोर्ट के एक जज ने जो बयान दिया है ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर के और उसके अलावा संविधान को लेकर के जो बहुसंख्यक समाज है उसके हिसाब से देश चलेगा और उसके लिए बाकायदा ये कहा गया कि ये चीज़ संविधान में है। हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट कह सकते हैं, कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हैं। महमूद पराचा साहब, यादव जी जो कह रहे हैं उसका समर्थन एक बड़ा तबका कर रहा है। खुलेआम एक हिंदूवादी संगठन के प्रोग्राम में जाते हैं और जाकर के जिस तरह की बातें ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर, संविधान को लेकर कही जाती है, तो क्या लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस दिया है, उसकी जानकारी ली जा रही है, लेकिन क्या कोई एक्शन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई ख़ास एक्शन है। ये तो बल्कि उनकी एक तरीके से मदद करनी भी हो सकती है अगर इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया जाए। लेकिन जो आप महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके सामीन को मैं चाहूँगा उस पर नज़र सानी करें कि ये कार्य किसी यादव जज ने क्यों किया, और वो भी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद अदालत से। मथुरा मस्जिद के लिए, बाकी बाबरी मस्जिद के लिए भी 2-3 ग्रुप्स लगाए थे आरएसएस और बीजेपी ने। मथुरा मस्जिद के लिए 18 ग्रुप, संभल में एक ग्रुप जो है ना वो, और उसके अलावा 17 ग्रुप और क्यों लगा रखें? क्योंकि वो यादवों से संबंधित हो सकती है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझने की है। और ये सबसे बड़े दुख की भी बात है कि यादव समाज के लोग इसके बारे में आगे आके कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ललई कुमार यादव जी थे, उन्होंने जो मनुस्मृति के ऊपर एक बड़ी चोट की थी। तो ये जो मनुस्मृति के समर्थन में किसी यादव से ही ये कहलवाने का काम आरएसएस की गंदी घिनौनी राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद जो है उसकी जो संरचना है और जो उसकी एक्टिविटीज़ है पूरी तरीके से एक आतंकवादी संगठन की जो डेफिनेशन होती है ना उसमें 100% फिट बैठती है। सिर्फ डिक्लेयर ही तो नहीं हो रहा, क्योंकि आरएसएस की सरकार है अभी, लेकिन जब समय आएगा तो ये एक आतंकवादी संगठन घोषित होना ही है। आरएसएस भी, विश्व हिंदू परिषद भी, बजरंग दल भी, अरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन, हिंदू सेना, ये सब लोग, मगर इनकी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से कानूनी दायरे में तो आती हैं ना आतंकवाद की संगठन की। तो एक ऐसे संगठन के प्रोग्राम में एक हाईकोर्ट के जज साहब जाएं तो वो खुद भी आतंकवादी घटना में लिप्त हैं। क्योंकि आपने अभी सिमी इस पे बयान देखा PFI पे, तो उसमें बयान में जो आता है, लिखा हुआ क्या आता है, PFI और उससे संबंधित सभी संगठन और सभी व्यक्ति, और जो जाके उनकी एडवोकेसी करता है। अब किसी के फंक्शन में जाके उसके फंक्शन में आपको गेस्ट के रूप में बुलवाया जाए तो आप उस संगठन का समर्थन तो करते ही और उसके बारे में एडवोकेसी भी करते हो। तो ये एक आतंकवादी घटना को भी अंजाम यादव साहब ने दिया है। शायद वो जज होने के बावजूद भी इसको महसूस नहीं कर रहे, या फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशो में उन्हें लगता होगा कि ये फ़ायदा है। अगर ये भी प्लानिंग हो सकती है कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें कि देखो मैंने मनुस्मृति की खातिर इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि मैं मनुस्मृति मानता हूँ, संविधान को नहीं मानता, तो और मैं चाहता हूँ संविधान बदला जाए। हो सकता है वो इस्तीफ़ा दे के ये घटना भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नोटिस दिया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया,
और अगले दिन किसी ये भी हो सकता है फिर कि अडानी जी की किसी फर्म को ज्वाइन कर लें, मोटा पैकेज ले लें, और या फिर वो किसी टिकट ही ले लें, एक राज्यसभा मिल जाए या लोकसभा भी, या किसी विधानसभा में। यूपी में 2027 में इलेक्शन भी आ रहे हैं और 2026 में ही रिटायर हो रहे हैं वो। तो ये सब लालच और ये सब चीज़ें दी भी जाती हैं। आरएसएस के लोग तो इसी में तो एक्सपर्ट हैं, जो वॉशिंग मशीन है वो इसीलिए तो लगी हुई है बीजेपी की। क्या कहना चाहेंगे जब ऐसे लोग, हाईकोर्ट का एक जज इस तरह का बयान खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से देता है, तो जब इस तरह के जजों के पास ख़ासतौर से ऐसी फाइल्स जाती हैं, ऐसे केसेस जाते हैं जो मसाजिद से जुड़े हुए हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए हैं, तो फिर किस तरह का फैसला होगा? उसी तरह का होगा जैसे चंद्रचूड़ साहब ने बताया और करके दिखाया, और हमने भी कार्रवाई की, हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ भी। तो ये तो दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भारत के संविधान से इस देश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनका यकीन किसी भी तरीके से कुछ कम हो जाए, संविधान से कम होता जाए। इसीलिए जजेस से अब इस प्रकार की घटिया और घिनौनी हरकतें करवाई जा रही हैं। चंद्रचूड़ साहब से खुद ही करवा दी गई, तो क्या कोई जज इतना नासमझ हो सकता है? तो ये सब एक प्लानिंग के तहत सोच समझ के कराई जा रही हैं, ताकि लोग खुद ही करें और खुद ही ये कहें कि संविधान देखो कितना कमज़ोर है। तो ये काम जो है ना, इसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। जितना संविधान पे हमले हों, हमें संविधान को और मजबूत करने के लिए। बहुसंख्यक समाज से देश चलेगा, और उसको उन्होंने कहा कि ये चीज़ संविधान में है। अब मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि ललई कुमार यादव जी के समुदाय से आने वाले व्यक्ति ने संविधान को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या समझा नहीं होगा। वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी समझ के हिसाब से भी झूठ बोल रहे हैं। संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि अगर पूरी पार्लियामेंट भी कोई बिल पास कर दे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब ने इतनी ताकत दी ही इसलिए थी संविधान में कि वो उसको भी निरस्त यानी कि खत्म कर सकते हैं किसी भी कानून को, अगर वो संविधान की मूलभूत भावना यानी कि इंसाफ, बराबरी और सबके लिए इज्जत और भाईचारा, उसके खिलाफ है। प्रियम्बल में भाईचारा लिखने की कोई वजह होगी ना, तो उसको उसके खिलाफ है। अब क्या ये कोई हाई कोर्ट के जज बन गया हो, अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको इतना भी नहीं पढ़ा, इतनी भी हर तो भाषा में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कोई तो भाषा आती होगी। तो ये उन्होंने जानबूझ के किया, उनको भी पता है वो गलत बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोलनी है। इस तरह की बात बोलकर कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट्स जो हैं उनके जजेस के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? यही जो डालना चाहते हैं चंद्रचूड़ साहब जैसे लोग, वही जो ये कोई बगैर सोचे समझे थोड़ी वो चले गए अपने गांव में और उन्होंने स्पीच दे दी कि हम सब जजेस को समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर कोई हमने संविधान के हिसाब से नहीं, किसी बाहरी ताकत के हिसाब से फैसला किया। आप क्या समझते हो इतने छोटे बच्चे हैं चंद्रचूड़ साहब? ये यादव जी तो फिर भी उनसे बहुत छोटे हैं ना। जब उस लेवल से ये हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है कि एक मैसेज दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो पद पे बैठे हैं वो भी लोग आरएसएस की सोच पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ मलाई प्राप्त करेंगे रिटायरमेंट के बाद। ये मैसेज चंद्रचूड़ साहब ने बहुत डायरेक्ट दिया है, इसीलिए हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर के कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है आपको? अगर ये जो हरे रंग के सांप हैं, उलमाए सू हैं, बीच में से हट जाएं तो हमारे जीतने के बहुत चांस हैं। लेकिन अभी आज भी पूरे दुनिया के जितने भी एक्टिविस्ट हैं सब ने इंटरवेंशन डाल दी, न लेना एक, न देना दो, सब कूद गए 35, 40, 50। जैसे ये मशीनों, चुनाव की चोरी की मशीन है ना, 46 डिसमिस। मसलक भी कई आ गए हैं इसमें। सब मसलक आ जाएंगे, मसलक नहीं, हर एक एजेंट इस वक्त जैसे। ये तो क्या खेल है सबके आने का? खेल यही है कि इसको किसी तरीके से इस एक्ट को ख़त्म करा लिया जाए, और ख़त्म ना भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए बात क्या है, आप जब तक एक बात नहीं समझेंगे, एक तो आरएसएस और बीजेपी की बात, जो भी हमारे उलमाए सू हैं जाके हमारी बात हो गई है, हमारा मामला हो गया है, हमने उनसे डिस्कशन किया, उनको ये समझाया कि मुसलमान बुरे लोग नहीं होते हैं, ये हमारे कुरैशी साहब, ये हमारे जंग साहब और पता नहीं कौन कौन साहब मोहन भागवत जी के पास जाके ये समझा रहे हैं कि मुसलमान ठीक लोग होते हैं, हमें बात करनी चाहिए। क्या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों के बारे में? किससे बात कर रहे हैं? जिन्होंने
सरदार पटेल को धोखा दिया। सरदार पटेल साहब को कहा ना कि जब उन्हें तो इनको वो बैन कर दिया था ना, उनसे क्या कहा, उनको ठगी कैसे की कि अब हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। अब नहीं की उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री, खुद ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं होता बीजेपी का, खुद हर एक जो आरएसएस का मेंबर होता है वो बीजेपी का मेंबर होता है, तो एंड वाइस वर्सा। तो ये इतने बड़े, अब कितना सच बोला उन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं बाबरी मस्जिद से पहले एफिडेविट दिया। ये कब गए समझाने, हमारे सब उलेमाए सू और ये सब समझाने कब गए? बाबरी मस्जिद का तो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले दे चुके थे ना, कि कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद डिस्कशन क्या हो रही थी कि वाजपेयी जी बड़े अच्छे आदमी थे भाई, ओ हो वाजपेयी जी की जय जयकार, हमारे सारे उलेमाए सू, कोई ऐसा नहीं होगा सू जो वाजपेयी जी की तारीफ में मतलब बिछा ना जा रहा हो। एक भी उलेमाए सू को ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जी उन्होंने कहा था। क्या याद दिला रहे हैं? हम राम मंदिर के अलावा सब, बस राम मंदिर की बात हो गई, अब हम खत्म। उसके बाद क्या हो रहा है? 30,000 की लिस्ट आ रही है। उसके बाद क्या नारे शुरू हो गए? अयोध्या तो झांकी है। ये कब? जबकि सब जगह इंटरैक्शन, ये वो मथुरा काशी बाकी है। तो इन लोगों से बात करने जाने वाले बेवकूफ़ हैं क्या? ये उलेमाए सू बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सब उनके एजेंट, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग हैं। ये जब हमारे लोग समझ जाएंगे तो ये कानून, तो इसको ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी आवश्यकता थोड़ी थी कोई। लेकिन जब कानून का पालन ही नहीं करना, बेवकूफ़ बनाने के लिए कानून पास करने हैं, तो बने जाओ बेवकूफ़। अभी वक्फ एक्ट पे पूरी यहाँ से जाकिर नायक और पाकिस्तान जाके पूरा बीजेपी को तश्तरी में सजा के दे दिया कि मुसलमानों को खूब गाली दो वक्फ की वजह से। पूरा नैरेटिव का सत्यानाश कर दिया जाकिर नायक साहब ने और इन सारे उलेमाए सू ने मिलकर। पाकिस्तान में उनका कोइंसिडेंस देखो आप। अब लोग मुझे कहते तो है ना कि किसी को भी नहीं छोड़ता। अबे कोई भाई साहब काम करने से भी तो रुके, उसको छोड़ूं मैं? काम वो करें और मैं बताऊं नहीं। पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट बन गए जाके, उनके चाचा का घर है पाकिस्तान। क्यों गए थे वहां पे? क्यों गए थे? मतलब पूरे बर्रे सगीर का सत्यानाश जिस कॉन्सेप्ट से हुआ है, जिस जिन्ना की वजह से हुआ है, उसी के आप मुल्क में जा रहे हो। और उस टाइम जा रहे हो जब वक्फ के लिए आपने एक ऐलान किया, बस एक बढ़िया टाई लगा के, मुझसे भी अच्छी टाई लगाते हैं, देखा आपने उनसे। मैं तो कई सालों बाद शुरू किया दोबारा टाई लगाने, और उनकी पैंट जो है वो काट लेते हैं नीचे से। उनका बेटा भी चलता है उनके साथ पैंट काट के, जैसे अगर वो देखा जाए ना शाहरुख खान अपने बच्चों को लेके प्रमोट कैसे करता है या कोई फिल्म स्टार, वो उनका तरीका है। फिर भी हमारे लोग समझते नहीं है बात। अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी अपीयरेंस पे इतना खर्चा कर रहे हैं। एक तरफ हजरत उमर थे जिनके पास एक चादर नहीं थी, बेटे से लेनी पड़ी, और फिर इनकी हम तारीफ करें। भाई हम गुनहगार लोग हैं ना, टाई पहन के बैठे हैं। ये तो आलिम दीन है, ये कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं? हम तो इसी लाइन के आदमी, चलिए हम तो वकील हैं तो टाई कोट पहनेंगे ही। कई सालों तक नहीं पहना, अब दोबारा शुरू कर दिया मैंने। मगर अब मेरी क्वालिटी जो कपड़े, चारा क्या है? 1991 वर्शिप एक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट वाजिब करार देता है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनको निरस्त करता है, तो इसीलिए तो गए हैं वहाँ पर। अभी निरस्त हो तो गए सर्वे, बुलडोजर निरस्त हो गया था। संभल में तो वो चल रहे हैं, कागज़ के बुलडोजर चल रहे हैं शायद। ये बात मैंने तब भी आपसे कही थी और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मुझे जहन नशीन हो गया कि वो नोटिस ही तो देना है 15 दिन का। मैंने कहा था 15 दिन का टाइम मिला है, आपने कहा नहीं, वो भी बैक डेट में देते हैं। तो ये कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं? और आवाम के साथ इतनी तालियां बजवा ली भाई कि भाई लोग ऐसे हो गए कि अब तो बुलडोजर का बी भी कहीं नजर नहीं आएगा। अब संभल में क्या चल रहा है आप पूछो इन उलमाए सूओं से, किसी से जाके क्या हो रहा है, कितना माल कमाया था बुलडोजर के चक्कर में, बताओ आप। कितने किस किस वकील को कितने पैसे दिए थे, बताओ। अब ये सारा केस खराब करने गए क्योंकि हम भी इसमें इंटरवेंशन है ना, हमारा तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि मथुरा का केस मैं कर रहा हूँ। तो अब सब ने सत्यानाश करना है, अब वो करेंगे ही। तो इनको हटा दो, फिर हम बेटर फुटिंग पे होंगे। जैसे हम मथुरा का केस, चाहे अंजाम जो भी हो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मजबूती से, ईमानदारी से लड़ाई तो हो रही है, कानूनी जंग तो हो रही है, वरना तो सरेंडर होता है। इसके अलावा इलेक्शन पर बात करते हैं। अभी जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, आप खुद उस दिन कोर्ट में गए थे और सारी फुटेज आपको देने को कहा गया है हरियाणा के जो काउंटिंग हुई है, इलेक्शन हुआ है, उसको लेकर के। तो क्या लगता है आपको, क्या किस तरह से इसको पुटअप किया है आपने? मैं तो अब पूरा ध्यान उलमाए सू के ऊपर रखा हुआ है आपके इंटरव्यू में आज। ये ऑर्डर
बड़े से बड़े XYZ जो भी उलमाए सू जिन्हें करोड़ों रुपए देते हैं, उन सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। 46 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुई, 47वीं सिर्फ मेरी एक पिटीशन बची जिंदा, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन दी कि आप नीचे कोर्ट में जाओ पहले। फिर भी उलमाए सू को कहाँ जाना है अपने केस हारने के लिए? उनके पास, क्योंकि जीतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है, जाना उन्हीं वकीलों के पास है। ये जो जीतने वाला हिस्ट्री नजर आ रही है उसके पास नहीं जाना। अब आगे चलते हैं, ये आपने जो बताई ना, उसके बाद ये पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों की, इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं कि मैंने चुनाव लड़ा था कि मुझे दे दो वीडियो, 90 की 90 की मैंने ले ली। अदालत से ऑर्डर हो गया कि सारी 90 की 90 सीटों की मुझे मिलेंगी, जो उनके कैंडिडेट्स को भी नहीं मिल रही। फिर भी किसके पास जाना है उलमाए सू को वकीलों करने के लिए? मौलाना वली रहमानी ने मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में इन्हीं वजह से रखा था कि ये ज़हीन आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। मुझे बाबरी मस्जिद की फाइल तो ना छूने दी, ये सारे उलमाए सू ने मिल गए, हाथ नहीं लगाने दिया। वो वली रहमानी साहब कहते कहते इनसे थक गए कि भाई फाइल तो दिखा दो प्राचा साहब को, नहीं दिखाने दी। और फिर अंजाम जो होना था वो तो हुआ ही। और वही वकील, फिर अब वही, फिर वही वकील, फिर वही वकील, फिर वही वकील। हर केस हारने के बाद तो इन्हें चाहिए वो वकील जो एक तरफ तो ये दिखाए नहीं इतना बड़ा वकील है, कई करोड़ रुपए इसकी फीस होती है। वो शकील भाई पैसे दो ना, आपने तो इतना अच्छा कोट पहन रखा, आपके पास तो काफ़ी माल होगा, अल्लाह की राह में क्या आप कुछ नहीं निकालोगे, लाओ माल दो। हर एक से माल इकट्ठा किया, 100 रुपये इकट्ठे किए, 1 रुपये शायद वकील को दे दिया बेचारे को, वो भी या नहीं दिया। बार बार आप उन्हें उलमाए सू कहोगे और उसके बाद तो जो है चाहोगे कि आपको वकील करें वो। अच्छा, मैं उन्हें उलमाए सू कहूँगा तो मतलब मुझे जीतने वाले वकील को नहीं करेंगे, यही उनका कैरेक्टर ना, इसलिए तो उलमाए सू कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ? मैं आरोप लगाएंगे उलमाए सू, मैं उनको कुछ भी कहूँ, मगर मैं रिजल्ट दे रहा हूँ ना। कपिल तो वो भी रहे हैं, बुलडोजर पर रोक लगवा दी। मैं तो रोक लगी गई ना, अभी संभल में आपको बताता रहा हूँ, वहां पे पूरी रोक लगी भी तो है, कितनी जबरदस्त तरीके से रोक लगे ही जा रही है, लगे ही जा रही है, लगे ही जा रही है। अब बाकी सब जगह भी अभी लगेगी रोक, देखते रहो आप। नहीं माने अवाम मेरी बात, मैं कब कह रहा हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी ना, मैं अपनी तरफ से सच बोले जाऊंगा और बोलता रहूंगा। अब जाओ उनके पास भाई, मैं अच्छा ये जो जिनके पास जाते हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं, वो इनको क्या कहते हैं पता है? पूछ लें किसी जूनियर से जाके इनके बारे में कहते क्या है वो। मैं तो सिर्फ उलमाए सू कह रहा हूँ ना, अब तो बाकी चीजें भी कहना बंद कर दिया। कर नहीं कहते ना, जूनियर से तो कहते हैं। नहीं जूनियर्स नहीं, उनसे पूछ लेना वो क्या बोलते हैं इनके बारे में। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। क्या बोलते हैं? अब वो मैं बताऊंगा तो मुझे मेरी खुद जबान गंदी होगी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं इनके बारे में वो, और सबके सामने बिठा के बोलते हैं। और ये वहाँ क्या बताऊं मैं, आप खुद जाके किसी दिन स्टिंग ऑपरेशन कर लो इनका, क्या क्या ये वह झेलते नहीं। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो उलमाए सू कह रहा हूँ, जो रसूल की सुन्नत में लिखा है वही कह रहा हूँ ना। अब ये नाप लें, ये जो बात ये कहते हैं वो करते हैं। मैं अपना फिर एग्जांपल दूं, मैं जो इटालियन और बाहर के जो सूट्स के अलावा कुछ पहनता नहीं था। मेरी देखो क्या हैसियत होगी, टाई भी बड़ी सस्ती वाली, ये सब। तो केस मिल जाएगा तो फिर पहनने लगेंगे आप। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जब मैं ये केसों में आया, इसलिए तो केस लेना चाह रहे हैं। अभी मोटा पैसा चंदे का चाहिए। बिल्कुल चाहिए ना, मगर मुझे चाहिए नहीं, मैं फीस भी नहीं लूंगा। अब मैं अभी तक मैंने 1 पैसा लिया है किसी से, मैं तो सारे केसेस जीत ही रहा हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी से या जिसकी भी वजह से। मैं आपको बता कह रहा हूँ, मेरे जूते भी जापानी नहीं, सब यूरोपियन होते थे। जब से मैं ये 2014 के आसपास से इन कामों में मेरा अल्लाह ताला ने दिमाग किया है, जो भी, तो मेरे तो स्टैंडर्ड जो लिविंग है, जो मेरे ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, वो आसमान से ज़मीन पे आ गई। इनकी कैसे बढ़ती जा रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं तो वहाँ से यहाँ आ गया, ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। तो अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं तो पैसे कमा ही रहा था ना, और अपनी हक और ईमान की कमाई से कमा रहा था। अभी मुझे थोड़ा टाइम इससे मिल जाए इन सब कामों से, तो मेरी फीस पता है आपको कितनी है? मुझे क्या किसी चंदे की ज़रूरत है? और मैंने इतने काम किए, इन सब ने मिला के जितने किए होंगे उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझसे काम कराए, रिजल्ट ओरिएंटेड सारे। मैंने किसी से 1 पैसा लिया हो तो बता दें आके, बताओ आप। तो मैं अगर पैसे के पीछे हूं तो मुझे तो सिर्फ छोड़ना ही तो है केस। मुझे तो इसी बात के इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं छोड़ दूं ये केस।
जो ये चंदा लेके घूम रहे हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन अभी मैं ये वार्निंग भी दे रहा हूँ, ये ध्यान रख लें, सबका अकाउंट होना है, कितने पैसे कहाँ से आए और कितने कहाँ खर्च हुए हैं। तो ये जो मोटे मोटे पेट हो रहे हैं खा खा के, ये कम तो होंगे। जेल में एक्सरसाइज करने का बहुत मौका मिलता है, तो वहाँ कम हो जाते हैं। और थोड़े जो डिज़ाइनर कुर्ते और टोपी पहनना, भाई मैं तो, मुझे खुद, अब एक चीज़ तो आप मेरी मदद करा दीजिए, टोपी कहाँ से लाते हैं अरशद मदनी साहब, वो मुझे भी चाहिए वैसी। स्टाइल देखो ज़रा आप उनका, क्या पुरानी जो फिल्में थी ना, संघर्ष एक मैंने देखी है, दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी, उसको भी मात कर रखा है इन्होंने, वो टोपी ने इनकी।